हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो एनालिटिक्स मास्टर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। कंट्रोल स्टेटमेंट्स टू टू टाइप्स में डिवाइड रहते हैं। एक होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड दूसरा होता है लूपिंग स्टेटमेंट। तो ये वीडियो भी हमारा दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लूपिंग स्टेटमेंट्स थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इस पर टाइम लगता है, इसलिए इसको हम सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और जब हमारा ये कंट्रोल स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक छोटी सी एक्सरसाइज को करेंगे। उसमें हमने जितना भी अभी तक का पढ़ लिया है वो सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे एक्सरसाइज करके। सो स्टार्ट करते हैं। In Python, control statements are used to control the flow of program execution। तो जो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा होता है उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट यूज होता है। दे अलाउ यू टू मेक डिसीजंस, रिपीट टास्क एंड हैंडल एक्सेप्शंस एंड आल्सो चूज बिटवीन अल्टरनेट सेट्स ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट। तो ये हमें क्या अलाउ करता है? डिसीजन लेने में, कोई टास्क को रिपीट से बार बार करना हो, कुछ एक्सेप्शंस आ रहा हो, इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ होती है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स कैसे मैं एक फिगर के थ्रू बताऊं, तो जैसे हमारा ये एक फ्लोट चार्ट है। हमने कोई दो इनपुट ए एंड बी लिए। अगर हमें ये चेक करना हो कि और यहाँ पर मैंने चेक क्या किया, चेक इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर यस हो तो क्या करेगा? प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। नो हो तो क्या करेगा? प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पर हमने कंडीशंस लगाया और उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रिंट जो है वो फंक्शन प्रिंट को काम करेगा। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स दो टाइप की हैं, कंडीशनल और लूपिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या क्या है? एक होता है हमारा इफ स्टेटमेंट्स। इट अलाउ यू टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ कंडीशन इज ट्रू। मतलब एक सिंगल कंडीशन है, अगर वो ट्रू है तो हम एग्जीक्यूट प्रोग्राम को करते हैं। इस ऐसे एग्जांपल में हम इफ का यूज करेंगे। और एल इफ, जिसको हम फुल फॉर्म हमारा एल्स इफ होता है, जिसको शॉर्ट में एलिफ लिखते हैं, पाइथन में एलिफ ही लिखा जाता है। इट अलाउ यू टू स्पेसिफाई एडिशनल कंडीशन टू चेक इफ द प्रीसीडिंग इफ कंडीशन इज फॉल्स। यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर कंडीशन फॉल है तो एडिशनल कंडीशन जो है वो चेक होती है एलिफ में। नेक्स्ट है एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं? इट इज़ यूज टू प्रोवाइड अ डिफॉल्ट ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट इफ द प्रेसिडिंग इफ एंड एलिफ कंडीशन आर फॉल्स। तो इफ और एलिफ अगर दोनों फॉल्स हो जाए तो जो डिफॉल्ट ब्लॉक जो बच जाता है हमारा, उसके लिए हम एल्स यूज करते हैं। तो अभी शायद आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देयर आर फोर मेथड टू यूज कंडीशनल स्टेटमेंट: इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स और नेस्टेड स्टेटमेंट। ठीक है। इफ इफ के साथ इफ एलिफ और एल्स और नेस्टेड स्टेटमेंट, इन सबको कैसे यूज करते हैं, यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं और मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट में मैंने एक एग्जांपल ले लिया। क्या एग्जांपल लिया? मैंने ये एग्जांपल लिया कि मैं बाहर घूमने जाऊंगा, आई विल गो टू द आउटिंग। कब जाऊंगा? अगर जो डिस्टेंस है वो 4,400 के बराबर या उससे ज़्यादा अगर मेरी डिस्टेंस है घूमने की, तो ही मैं घूमने जाऊंगा। तो ऐसी कंडीशंस के लिए हम इफ लगा लेंगे। ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि पाइथन में सिंटेक्स एंड इंडेंटेशन यूज़ होता है। तो जब भी आप इफ़ यूज़ करते हैं तो यहाँ पर कॉलन का यूज़ होगा, और कॉलन के बाद मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कॉलन के बाद जैसे ही आप एंटर मारेंगे तो ये देखिए
ये हमारा जुपिटर आईडी है, इसने डिफ़ॉल्ट में इंडेंटेशन ले लिया। इंडेंटेशन मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप ले रहा है, ये ले रहा है। तो कभी भी जब हम कॉलन का यूज़ करते हैं तो इंडेंटेशन ज़रूर यूज़ करते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अगर डिस्टेंस इससे ज़्यादा हुई तो मैं इफ़ की कंडीशन जो है वो प्रिंट होगी। अगर मैंने कुछ चीज़ इस इफ़ के साथ में लिखा, मतलब इस इंडेंटेशन के बाहर, तो ये जो मेरा इफ़ वाला जो कंडीशन है वो इस वाले कोड में यूज़ नहीं होगा। आप इतना समझिए, इफ़ के बाहर अगर मैंने कुछ भी लिखा तो वो अलग से प्रिंट होगा, इफ़ की कंडीशन उसमें नहीं लगेगी। ओके, तो अगर मैंने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन किया तो सबसे पहले मेरे से इसने क्या मांगा, डिस्टेंस। 400 से अगर मेरा कंडीशन ये है कि ज़्यादा होगा तो ही मैं जाऊंगा और नहीं कम होगा तो नहीं जाऊंगा। तो 400 से ज़्यादा की एक वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। अब देखिए क्या आया, आई विल गो टू द आउटिंग, और ये जो लाइन है ये बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए प्रिंट होके आई क्योंकि ये कंडीशंस के बाहर थी। ठीक है, अब अगर 400 से कम वैल्यू अगर मैं प्रिंट कराऊँ यहाँ पे कि 400 से डिस्टेंस कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, चेक कर लेते हैं। एक बार फिर से मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 200 और इसको मैं रन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पर जो इफ़ कंडीशन के अंदर का जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था वो प्रिंट होकर नहीं आया, सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट के बाहर वाला आया। क्यों? क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो जब कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तब क्या करते हैं? तब इफ़ के आगे इफ़ एल्स भी लगाते हैं। इफ़ एल्स का अब यहाँ पर हम यूज़ क्या क्या होता है ये देखते हैं। मैंने सेम एग्जांपल लिया कि अगर डिस्टेंस 400 से ज़्यादा है तो मैं आउटिंग में जाऊंगा, और अगर एल्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और अगर 400 से डिस्टेंस मेरी कम है तो मैं आई विल स्टे एट होम, तो मैं घर पे रहूँगा। ठीक है, और ये वाला जो प्रिंट जो मैंने इफ़ एल्स के बाहर लिखा हुआ है, इसको मैंने इसलिए लिखा है कि ये प्रिंट होगा ही होगा चाहे कोई भी कंडीशंस हो। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर मैंने इस बार 200 ही लिया। तो अब की बार देखिए, आई विल स्टे एट होम, कंडीशन क्या लगी, 200 400 से छोटा है, इसलिए ये इफ वाले में नहीं जाके एल्स वाले में जाएगा। और एल्स के अंदर कभी भी हम कंडीशन नहीं लिखते, एल्स ऑटोमेटिकली क्या करता है, बची हुई कंडीशंस को एग्जीक्यूट करता है। डिफिनेशन के में क्या लिखा था कि इट इज़ यूज टू प्रोवाइड अ डिफॉल्ट ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, जो भी इफ एंड एलिफ कंडीशंस में रह जाएगा वो डिफॉल्ट इसमें प्रिंट होकर आएगा। तो यहाँ पर हम एल्स में कभी भी कंडीशन नहीं लगाएंगे। ये ऐसे नहीं लिखेंगे कि एल्स डिस्टेंस इज लेस देन 400 देन प्रिंट आई विल स्टे एट होम, ऐसा नहीं लिखेंगे। ओके, अब आके बात करते हैं इफ एलिफ और एल्स का यूज़। अगर मैंने कंडीशंस को और बढ़ा दिया, दो कंडीशन से ज़्यादा कंडीशन लिख दिया, तब हम एलिफ का यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पर कंडीशन ये है कि 400 के और 300 के बीच में अगर डिस्टेंस है तो मैं जाऊँगा, और किससे जाऊँगा, फ्लाइट से जाऊँगा। नेक्स्ट, अगर मैं डिस्टेंस 200 और 300 के बीच में है तो मैं क्या करूँगा, आई विल गो टू द आउटिंग बाई बस, तो मैं बस से जाऊँगा। और अगर 200 से भी नीचे है तो आई विल स्टे एट होम, तो मैं घर पे रहूँगा। अभी देखिए, इंडेंटेशन आप समझ रहे होंगे, और कॉलन का यूज़ कहाँ कहाँ हुआ है ये समझ रहे होंगे, और साथ ही मैंने क्या बताया था, इफ़ में कंडीशन लगा लिखी जाती है, एलिफ में कंडीशन लिखी जाती है, और एल्स में बाय डिफ़ॉल्ट बची हुई कंडीशंस अपने आप आती है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, पहले मेरे से डिस्टेंस मांग रहा है,
तो डिस्टेंस में एक काम करता हूँ, एलिफ वाला यहाँ पर कंडीशन लेता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, डिस्टेंस लिखता हूँ 250 और एंटर करता हूँ। तो यहाँ देखिए आप, आई विल गो टू द आउटिंग बाई बस। तो एलिफ कब यूज होगा? जब दो से ज्यादा कंडीशंस होंगी तब एलिफ यूज होगा। अभी मैं एक और एग्जांपल देता हूं। अगर आपसे ये बोला जाए, राइट ए प्रोग्राम टू चेक इनपुट नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। एक नंबर यूजर से इनपुट कराना है और उसको नंबर का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये बताना है। तो कैसे, इसी अभी तक का जो हमने पढ़ा है इससे ही इस क्वेश्चंस का आंसर निकल आएगा। कैसे? सबसे पहले क्या करना है, इनपुट नंबर। तो नंबर इनपुट हमने पढ़ लिया था, नंबर इनपुट कैसे कराते हैं, एंटर द नंबर। ठीक है, और नंबर कराना है इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप कास्टिंग करके इंट लिखा हुआ है। यहाँ तक का क्लियर। अब आ जाते हैं कंडीशन में। पॉजिटिव नंबर कब होता है? पॉजिटिव नंबर जब अगर नंबर जीरो से बड़ा होता है। तो इफ नम इक्वल इज ग्रेटर देन जीरो, तो क्या प्रिंट करा देना? द नम इज पॉजिटिव। इसके बाद आते हैं हम सेकंड कंडीशन, कि अगर नम जीरो से छोटा हो तो क्या प्रिंट करा देना? नेगेटिव। अब बाई डिफॉल्ट, अगर अब किसी ने अगर मान लीजिए जीरो ही प्रिंट करा दिया तो हमारा वो एल्स में जाएगा, प्रिंट द नंबर इज जीरो। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अगर मैंने नंबर 5 दिया तो वैल्यू क्या आया? द 5 इज पॉजिटिव। और अगर मैंने यहाँ पर दोबारा से रन किया इस प्रोग्राम को और वैल्यू दे दिया -25 और एंटर किया तो द -25 इज नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन से और क्लियर हुआ होगा कि इफ, एलिफ और एल्स को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इफ एलिफ का इसमें क्या है कि नंबर ऑफ कंडीशन और बढ़ा दी है, तो इसको भी हम वैसे ही कर सकते हैं। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो कंडीशन क्या है कि 200 से 300 के बीच में हो तो वाया कैब, 400 से कम हो और 300 से ज़्यादा हो तो आई विल गो वाया बस, 400 से ज़्यादा हो तो फ्लाइट, और डिस्टेंस अगर 0 से 200 के बीच में हो तो आई विल स्टे एट होम। और बाई चांस किसी ने गलती से डिस्टेंस को नेगेटिव ही इनपुट करा दिया यहाँ पे, तो वहाँ पर वो क्या देगा? इनवैलिड डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पर आपको नेगेटिव ही प्रिंट करा के दिखाता हूँ कि क्या आंसर आएगा। तो इनवैलिड डिस्टेंस आएगा। तो इस तरीके से आप इफ, एलिफ और एल्स का यूज़ कर सकते हैं। एक अब आते हैं हम लोग नेस्टेड स्टेटमेंट में। नेस्टेड स्टेटमेंट का मतलब आप जैसे नाम से समझ रहे हैं कि कंडीशन के अंदर और कंडीशन ऐड हो जाएं, एक कंडीशन के अंदर और कंडीशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में मैंने जैसे ले लिया कि अगर मैं फ्लाइट से जाऊं, इफ आई विल गो टू द आउटिंग बाई फ्लाइट, यहाँ डिस्टेंस जो भी मैंने इनपुट कराई अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है तो हम फ्लाइट से जा रहे हैं। और फ्लाइट में भी अगर जा रहे हैं तो उस फ्लाइट का नाम लिखवाएंगे, नाम इनपुट करवाएंगे कि भाई किस फ्लाइट से जा रहे हैं। अगर वो इंडिगो से जा रहे हैं तो मैं अपना साथ फूड कैरी करूँगा। स्पाइस जेट से जा रहे हैं तो स्नैक्स कैरी करूँगा। और अगर हम किसी और फ्लाइट से, मान लीजिए एयर इंडिया से जा रहे हैं, तो फूड कैरी नहीं करूँगा। तो यहाँ पर मैंने एयर इंडिया की वैल्यू को लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो एल्स में डाली है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक इफ के अंदर बाकी इफ, एलिफ, एल्स चल रहा है, तो ये हमारा है नेस्टेड। तो नेस्टेड को कभी भी इंडेंटेशन के बाहर नहीं लिखेंगे, तभी नेस्टेड माना जाता, तभी नेस्टेड उसको बोलते हैं। अगर मैंने इसको बाहर लिखा तो फिर वो नेस्टेड नहीं हुआ। नेस्टेड का मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोग्राम को और मैं इसमें अपनी डिस्टेंस पुट कराता हूँ, मान लीजिए 600
तो आई विल स्टे एट होम, ये क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा था कि डिस्टेंस 400 से ऊपर का मैंने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया था, इसलिए वो ये एल्स जो लिया इसने, आई विल स्टे एट होम। एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ पर मैंने वैल्यू ले लिया 350। आई विल गो टू द आउटिंग बाई फ्लाइट, एंटर द फ्लाइट नेम। अब फ्लाइट नेम मैं डाल देता हूँ इंडिगो, और इसमें हमारा आउटपुट आएगा कैरी होम फूड। तो नेस्टेड स्टेटमेंट के बारे में भी समझ में आ गया होगा। बस आपको इतना ध्यान देना है कि नेस्टेड स्टेटमेंट आपके जो प्रेजेंट जो पेरेंट स्टेटमेंट है उसके इंडेंटेशन के अंदर ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट में आगे बात करते हैं हम लूपिंग स्टेटमेंट की, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में पढ़ेंगे। बट उसको पढ़ने से पहले मैं एक आपको फंक्शन बता देता हूँ, रेंज, क्योंकि इसका यूज़ हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो रेंज क्या है? इन पाइथन द रेंज फंक्शन इज यूज टू जनरेट अ लिस्ट ऑफ नंबर विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज। जो भी हम रेंज देंगे उसके उसके बीच में एक नंबर की लिस्ट को वो जनरेट करके दे देता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बोला कि आप 1 से 10 तक की वैल्यू लिख के दिखाइए, ठीक है। तो 1 से 10 तक का अगर मैंने आपको वैल्यू लिखने के लिए बोला, तो आप पाइथन में एक प्रोग्राम लिखेंगे और उसमें एक रेंज सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई मुझे 10 तक की वैल्यू लिखनी है। तो आप ऐसे तो नहीं करेंगे नहीं कि प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 प्रिंट 4, इस तरीके से तो लिखेंगे नहीं। अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं वो शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं कोई रेंज को? रेंज लिखने के लिए हम 3 चीज़ों का ध्यान देते हैं। रेंज में क्या आता है? एक स्टार्ट वैल्यू होती है, एक स्टॉप वैल्यू होती है, और एक स्टेप्स होते हैं। स्टार्ट क्या होता है? द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस, मतलब कोई भी आपने लिस्ट में या सीक्वेंस जो बोला आपने, उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी उसको स्टार्ट बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि 1 से लेकर 10 तक का जो नंबर है उसको प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर एक क्या है? एक हमारा है स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है। अगर मैंने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं बताई तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या नंबर ले लेगा? 0, यानी कि वो बोलेगा 0 से स्टार्ट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि अगर मैंने रेंज 10 लिखकर और मैंने इसको प्रिंट किया, तो यहाँ पर रेंज मेरी क्या आ रही है? 0 से 10 आ रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या ले लिया? 0 ले लिया, ठीक है। आगे सेकंड है स्टॉप। स्टॉप का मतलब क्या है? एंड वैल्यू, कहाँ पर जाके रुकना है। तो जो भी मैं वैल्यू बोलूँगा, द सीक्वेंस विल गो अप टू बट नॉट इंक्लूड, का मतलब यहाँ पर है कि जो भी वैल्यू है उसको वो इंक्लूड नहीं करेगा। जैसे यहाँ 10 है, जो आउटपुट आएगा वो 9 तक का आएगा। एक हमारा इंडेक्सिंग माइनस एंड जो होगा वो -1 में होगा। तो रेंज हमेशा जो एंड जहाँ पर होता है उससे एक स्टेप पीछे तक का हमारा रेंज शो करता है। और स्टेप क्या है? स्टेप है हमारा इंक्रीमेंट। अगर मैं बोलूँ कि 2-2 के गैप में, 3-3 के गैप में, या 4-4 के गैप में वैल्यू को प्रिंट कराओ, तो जो मैंने 2 3 4 ये जो बोला मैंने गैप, ये क्या है? स्टेप है। तो जो ऐसा जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से हम अपने स्टेप वैल्यू को डिफाइन कर लेते हैं। अगर हमने कुछ भी स्टेप नहीं बताया तो वो अपने आप 1 ले लेगा, स्टेप डिफ़ॉल्ट 1। यहाँ मैंने एक फिगर लिया है। अगर मैंने यहाँ पर कोई स्ट्रिंग लिख दी ABCDEFGHIJ, और मैंने इसको बोला कि अगर आप इसका रेंज या इसकी इंडेक्सिंग करें, तो ये क्या आएगा? ए मेरा स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यानी जे जो है वो 10 पे नहीं आएगा, वो 9 पे आएगा।
लेकिन अगर मैं निगेटिव इंडेक्सिंग की बात करूं, मतलब निगेटिवली अगर मैं रेंज दे बोलूं पीछे से अगर स्टार्ट करने के लिए, ऐसा भी कभी 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 यूज़ करना पड़ता है, तो हमारा -1 से स्टार्ट होता है, -1, -2, -3 और -10। एग्जाम्पल में देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर एक रेंज 10, मैंने ओनली 10 लिखा, तो मैंने अगर सिर्फ एक वैल्यू दी तो इसमें क्या मिसिंग है? स्टार्ट वैल्यू मिसिंग है और स्टेप मिसिंग है। ये जो 10 है ये हमारा क्या है? स्टॉप वैल्यू है, और ये हमेशा हमें देना होता है। और यहाँ लिस्ट इसलिए लिखते हैं क्योंकि डिफिनेशन के हिसाब से क्या है कि जनरेट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज। तो अभी आपको इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो मैंने क्या बताया? मैंने यहाँ पर ओनली स्टॉप वैल्यू लिखी थी, और स्टॉप वैल्यू हमेशा जो मेंशन है उससे एक कम होती है। स्टेप मेंशन नहीं किया तो एक का स्टेप ले लिया बाय डिफ़ॉल्ट, स्टार्ट वैल्यू बताया नहीं तो ज़ीरो से स्टार्ट किया। दूसरे एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू बताया है, स्टेप बताया है, तो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? 1 से। स्टेप क्या ले रहा है? 2 का, 2 के गैप से ये प्रिंट कराएगा। अब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में बात करेंगे। नेगेटिव इंडेक्सिंग जब हम करते हैं तो स्टार्ट वैल्यू 10, स्टेप्स -1, मतलब एक एक कम होता जाएगा। और कहाँ तक का? एंड वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर 4 लिखी है तो जब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं तो इसमें -1 नहीं करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं कि ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5। एक एक कम मतलब यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा जब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर मुझे यहाँ 0 तक का इनपुट लेना था तो मेरे को यहाँ पर क्या लिखना पड़ा? -2। -2 इसलिए लेना पड़ा क्योंकि स्टेप्स हमने -2 लिए थे। अगर मैंने स्टेप्स -1 लिए होते और मुझे 0 तक का मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिखना होता तो हम यहाँ पर -1 लेते। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज जो जो मैंने पढ़ाया है, आप को अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट में मैसेज लिख के भेजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।